आइए आज हम टेप रिकॉर्डर के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। टेप रिकॉर्डर नॉर्मली हमारे हर सब घरों के अंदर यूज़ में है आजकल। टेप रिकॉर्डर में बहुत छोटी छोटी सी माइनर प्रॉब्लम्स रहती हैं, जिस वजह से कई दफ़ा प्रॉब्लम ऐड ऑन होकर बड़ी भी हो जाती है। टेप रिकॉर्डर को अगर हम ठीक ढंग से मेंटेन करके रखें तो ऐसी प्रॉब्लम्स जो आने वाले टाइम में टेप रिकॉर्डर को ख़राब कर सकती हैं वो नहीं आएंगी। तो पहले प्रॉब्लम्स की बात करने से पहले थोड़ा सा मैकेनिज़्म के बारे में समझ लेते हैं कि टेप रिकॉर्डर का मैकेनिज़्म किस तरह से काम करता है। तो ये जो मैकेनिज़्म इस समय मेरे हाथ के अंदर है, इसमें आपको पूरा व्यू मिल सकता है कि इसके अंदर कौन कौन से गियर्स, कौन कौन से व्हील्स, कौन कौन से स्पूल्स किस तरह से काम करते हैं, और उसी के साथ में आपके कुछ डाउट्स भी होंगे जो क्लियर होते जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, अगर बात करें इस असेंबली की तो इसे बोला जाता है टेप हेड पिंच रोलर असेंबली, जिसके ऊपर ये 2 हेड्स और एक पिंच रोलर फिक्स है। ये जो रिकॉर्डिंग हेड है ये इरेजिंग का काम करता है। जब हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं तो इससे इरेजिंग होती है। ये आरपी हेड है, रिकॉर्डिंग प्लेबैक हेड है, ये उसके बाद में रिकॉर्ड करता है। रीड और राइट दोनों काम ये करता है। प्लेबैक के समय भी यही काम करता है, लिखते समय भी, आपका रिकॉर्डिंग के समय भी यही काम करेगा। ये जो हेड है ये आपका सिर्फ अरेजिंग के समय ही काम आता है। ये हेड जो है ये 2 तरह के होते हैं। एक तो हम लोग एसी और डीसी बायस देके इसको हम लोग अरेजिंग के समय में एनालाइज करते हैं, और कुछ टेप रिकॉर्डर्स के अंदर ये फिक्स मैग्नेटिक एक इरेजर हेड भी आते हैं जो सिर्फ मैग्नेट ही होता है। जब हम रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये हेड एकदम से आगे आ जाता है। नॉर्मल केस के अंदर या प्लेबैक के अंदर ये हेड जो है हमेशा पीछे की तरफ रहता है। तो 2 तरह के हेड मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं। एक जिसे हम एसी और डीसी बायस देके एनालाइज कर सकते हैं, दूसरा आपका फिक्स मैग्नेट, और ये आपका आरपी हेड है। आरपी हेड में अलग अलग तरह की क्वालिटीज़ आती हैं, जिसे मार्केट के अंदर ग्लास हेड के नाम से भी जाना जाता है और स्टीरियो और मोनो हेड के नाम से भी जाना जाता है। अब डिपेंड ये करता है कि आपका जो टेप रिकॉर्डर है, अगर तो उसके अंदर 2 स्पीकर्स काम कर रहे हैं, 2 इंडिविजुअल वॉल्यूम्स, या विद बैलेंस एक ही वॉल्यूम के साथ में बैलेंस है, और कई दफ़ा एक ही वॉल्यूम कंट्रोल रहता है लेकिन वो दोनों चैनल्स को कंट्रोल करता है, उसके अंदर बैलेंस भी नहीं होता। तो अगर उस तरह के 2 स्पीकर्स वाला सेट है तो वो आपका सेट स्टीरियो वाला होता है। अगर एक ही स्पीकर्स आपके टेप रिकॉर्डर के अंदर है तो वो आपका मोनो टेप रिकॉर्डर होएगा। अब उसके आगे चलें तो ये एक पिंच रोलर, जो ब्लैक कलर का आपको ये व्हील दिखाई दे रहा है, ये व्हील कलर, ब्लैक कलर का जो व्हील है ये आपका है पिंच रोलर। ये पिंच रोलर और ये आपका आरपी हेड और ये इरेजर हेड, ये 3 चीज़ें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी जो क्लीनिंग और इनकी टाइम टू टाइम मेंटेनेंस रखना इनके लिए बहुत ज़रूरी है टोटल मैकेनिज़्म के लिए। और उसके साथ में एक ये जो स्पिंडल हम लोग देख रहे हैं, ये इसे बोलते हैं कैप्स्टन। ये स्पिंडल जो है ये कैप्स्टन है। ये कैप्स्टन का सफाई रखना और उसे मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिंच रोलर जब भी हम लोग प्रेस करते हैं, देखिए पिंच रोलर जब भी प्रेस किया जाता है तो सबसे पहले जाके पिंच रोलर कैप्स्टन के साथ में टच होता है। तो इस कैप्स्टन और पिंच रोलर के बीच में ही मेरी जो टेप है वो हमेशा फ्लो करती है। तो जब चलती है तो कुछ ना कुछ उसका जो मटेरियल फेरो ऑक्साइड जो कैसेट के ऊपर लगा रहता है वो उसका डिपॉजिट यहाँ पे होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से इसका सरफेस जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। सफाई करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपके पास लिक्विड होना चाहिए, और साथ में आपके पास कॉटन अगर है, या आजकल ईयरबड्स भी मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, तो आप ईयरबड्स के ऊपर 2 ड्रॉप किसी भी अच्छे सॉल्वेंट के डाल सकते हैं। मार्केट के अंदर एक फ़िलिप्स का डी ग्रीसिंग फ्लूइड ऑयल अवेलेबल है, आप उसको सफाई करने के इस्तेमाल में ला सकते हैं। सिंपली है कि आप DCF को, या आपके पास एसीटोन है, या आपके पास CTC है, और इस तरह के जो भी हम लेबॉर्ट्री के अंदर केमिकल्स यूज़ करते हैं सफाई करने के लिए, तो आप उसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। बड के ऊपर आप 2 ड्रॉप किसी भी सॉल्वेंट के डाल के उसके बाद में हमें सिंपली इसको आपने इस तरह से क्लीन करना है। मान लीजिए कि ये एक ईयरबड है, तो आप इसके साथ में इसी तरह से इसको क्लीन करते जाइए, हाथ के साथ में पिंच रोलर को आप घुमाते जाइए, क्योंकि पिंच रोलर चारों तरफ से सफाई होना इसका बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद में आपने उसी बड के साथ में इस हेड के ऊपर, देखिए ये मेटालिक पोर्शन है, ये हेड का, ये जो हेड का है ये मेटालिक पोर्शन है, इसके ऊपर आपने इसकी सफाई करनी है।
सफाई करते समय मेटल और इसके ऊपर कभी भी आपने स्क्रू ड्राइवर की हेल्प नहीं लेनी, हमेशा आपको कॉटन के साथ में इसे सफाई करनी है। ईयरबड जो वो बेस्ट है, मार्केट के अंदर पाइप क्लीनर्स भी मिलते हैं, पाइप क्लीनर के साथ में आप इस्तेमाल कर सकते हो, या किसी भी और जो नुकीली चीज़ ना हो, मेटल की ना हो, उसके ऊपर आप कॉटन को उस पर लगा के आप आराम से 2 ड्रॉप किसी भी अच्छे डिग्रीसिंग फ्लूइड ऑयल के डाल के आप इसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। तो जैसे आप क्लीनिंग करेंगे तो सबसे पहले आपको उसके अंदर ब्लैक ब्लैक कुछ दिखाई देगा, तो उस कॉटन को आप फेंक के नई एक दोबारा से कॉटन लगा के अच्छी तरह से साफ़ कीजिए। साथ में आपका ये रेज़र हेड है, रेज़र हेड को भी आपको उसी तरह से सफाई करना है। ये तीनों चीज़ों को सफाई करने के बाद में आपका फिर रह जाता है कैप्स्टन। कैप्स्टन को आप हमेशा अपनी फिंगर के ऊपर थोड़ा कॉटन डाल के, क्योंकि इसे प्रेशर चाहिए, प्रेशर से आप इसे क्लीन कर पाएंगे, क्योंकि ये जो 2-3 चीज़ें इस पर अपन ज़्यादा प्रेशर नहीं दे पाते, लेकिन कैप्स्टन के ऊपर प्रेशर देना होता है कि इसमें बार बार कैसेट घूमने की वजह से इसके ऊपर फेरोक्साइड जो है वो एक लेयर के बाद में एक दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा डिपॉजिट इसके ऊपर हो जाता है। तो कॉटन से जब इसे सफाई करेंगे आप, तो इसको घुमाना आपको ज़रूरी है इसको भी, लेकिन ये घूमेगा नहीं आपसे, क्योंकि अगर तो आपके हाथ में इस तरह से मैकेनिज्म आपने टेप रिकॉर्डर में से बाहर निकाल लिया हुआ है, फिर तो आप उसको फ्लाई व्हील, क्योंकि ये जो कैप्स्टन पोर्शन जो है ये इस फ्लाई व्हील का है, ये जो फ्लाई व्हील जो है टोटल वेट जो है इसके बिल्कुल सेंटर के अंदर ये फ्लाई व्हील के ऊपर ये कैप्स्टन लगा हुआ है। तो इसको घुमाने के लिए आपको क्या करना होगा, टेप रिकॉर्डर को एक दफ़ा आप ऑन कर लीजिए, हल्का सा ऑन करेंगे तो एकदम से वो, क्योंकि ये फ्लाई व्हील है, फ्लाई व्हील बेल्ट के साथ में घूमेगा और साथ में आपका कैप्स्टन भी मूव कर जाएगा, तो आप उस वजह से उसके कॉटन की हेल्प के साथ में आप इसे सफाई कर सकते हैं। या अगर आपने इसको बीच में ही रखे और अच्छी तरह से साफ़ करना चाहते हो तो आप रिवाइंड या फॉरवर्ड, इसके अंदर कैसेट नहीं होगा, जैसे ये टेप रिकॉर्डर हमारे पास सामने पड़ा हुआ है, इसके अंदर ये कैसेट आपने निकाल लीजिए बाहर, निकालने के बाद में आप इसे प्ले कर दीजिए। अब प्ले करने में तो अब देखिए, जब मैंने बताया था आपको कि जब आप प्ले करेंगे तो उस समय आपका जो कैप्स्टन है वो पिंच रोलर के साथ में टच कर जाता है, तो उस समय आपको सफाई करने में दिक्कत होगी, क्योंकि कॉटन आपकी इसके आपके पिंच रोलर के बीच में फंस सकती है। तो इसीलिए आप प्ले को छोड़ के आप रिवाइंड या फॉरवर्ड दोनों में से किसी एक स्विच को दबा दीजिए, दबाते ही ये कैप्स्टन आपका घूमना शुरू हो जाएगा। तो आप आराम से कॉटन अपने फिंगर के ऊपर पकड़िए और उसको इसके बीच में जाके हाथ के साथ में लगा के रखिए। अब ये घूम रहा है और आपने कॉटन को स्टेशनरी मूवमेंट पे रखा हुआ है, तो इसकी क्लीनिंग बिल्कुल ठीक ढंग से हो जाएगी। उसके बाद में आपके टेक अप व्हील और टेक ऑफ व्हील्स, ये 2 व्हील्स हैं। ये जो 2 व्हील्स हैं आपके, ये व्हील्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली हम लोगों ने देखा है कि घरों के अंदर जो आपका कैसेट रहता है वो कैसेट एंटेंगल हो जाता है, कैसेट जो है आपका पिंच रोलर और कैप्स्टन के बीच में फंस जाता है। जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो सबसे पहले आप क्वेश्चन मार्क लगाइए आपकी कैसेट के ऊपर। नॉर्मली हम लोगों ने देखा कि जो गर्मियों के दिनों के अंदर जब गाड़ी में हम लोग कैसेट यूज़ करते हैं या घर के अंदर यूज़ की हमने, तो विंडो के पास हमने रख दी, किसी भी ऐसी जगह पे रखी जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अगर मान लीजिए कि अगर बाहर 46 या 47 डिग्री अगर टेम्परेचर है तो कार के अंदर आपका टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है, जिस वजह से ये जो प्लास्टिक है कैबिनेट इसका कैसेट का, ये मैकेनिकली अपनी जो शेप है उसे चेंज कर लेता है। चेंज करने से क्या होता है कि जब ये चेंज करेगा अपनी शेप, तो इसके अंदर जो 2 स्पूल लगे हुए हैं, ये देखिए स्पूल जो है, आपको साउंड भी सुनाई दे रहा है। तो ये जो स्पूल्स हैं, ये स्पूल जो हैं वो एकदम से टाइट हो जाते हैं। अब जैसे ही ये टाइट होंगे तो इसकी मूवमेंट के बीच में ये हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेंगे, तो इसकी मूवमेंट को वो स्लो करेंगे। यही एक बड़ा रीज़न बनता है आपकी कैसेट का एंटेंगल होना पिंचर और कैप्स्टन के बीच में। तो सबसे पहले कैसेट को आप चेक करेंगे, कैसेट के बीच में स्क्रू ड्राइवर या पेंसिल डाल के आप चेक कीजिए। ये जो स्पूल्स आप देख रहे हैं, ये स्पूल्स एकदम से लूज़ होने चाहिए। अगर किसी वजह से ये लूज़ नहीं है तो आप सिंपली 5 स्क्रूज़ लगे हुए हैं इसके बीच में, और कई दफ़ा इसमें स्क्रूज़ नहीं होते तो शेल, आपको उस केस में तो आपको शेल ही चेंज करना पड़ता है। लेकिन जिसके अंदर स्क्रूज़ लगे हुए तो आप इन स्क्रूज़ को आप ओपन करके, बिल्कुल जब आप ओपन करेंगे इसके बीच में एक ब्लैक कलर की पैकिंग डाली जाती है, उस पैकिंग को आप रिमूव कर दीजिए। अब रिमूव करने के बाद में वापस इसे दोबारा रीअसेंबल कीजिए। असेंबल करने के बाद में फिर आप चेक कीजिए। चेक करने से आपको अगर ये साउंड सुनाई देती है, या कैसेट को हाथ में पकड़ के
इस तरह से आप हिला के देखिए, अगर ये साउंड सुनाई देती है तो इसका मतलब कैसेट हमारा लूज़ हो गया है। तो अब कैसेट के बारे में आप जान गए होंगे कि कैसेट को लूज़ कैसे किया जाता है और उसे लूज़ देखना कितना ज़रूरी है। तो अब अगर कैसेट आपका ठीक नहीं है तो एक्चुअल में होता क्या है कि सपोज़ आपने ये कैसेट इसमें लगाया है सपोज़, और ये कैसेट जो है आपका ये ठीक नहीं है, इसको मान के चलेंगे हम लोग, और अगर ये ठीक नहीं है तो कैसेट जो है वो मूव नहीं करेगा इसमें, क्योंकि हार्ड हो जाएगा। हार्ड होने की वजह से ये जो पिंच रोलर है, कि जब आप कैसेट यहाँ पे लगाएंगे तो जब इसे आप प्ले पोजीशन पे लेके जाएंगे, नीचे से फ्लाईव्हील के ऊपर जो कैप्शन लगा है वो और पिंच रोलर दोनों मिलके कैसेट को पुल करेंगे। अब इस तरफ से तो कैसेट निकल रहा है, लेकिन क्योंकि ये हार्ड है इसे वो घुमा नहीं पा रहा, जिस वजह से ये स्पूल जो है ये एकदम से रुक जाएगा, और कैसेट का जो रिबन है जो इसके बीच में से निकाला जा रहा है पिंच रोलर और कैप्शन की हेल्प से, वो यहीं पे आपका इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ से सप्लाई तो है लेकिन उसे यहाँ पे स्पूल के ऊपर वापस टाइट नहीं किया जा रहा, तो उस वजह से ये जो टेप आपकी है ये इसी पिंच रोलर के बीच में जाके फंस जाती है। तो एक तो कारण आपका कैसेट इटसेल्फ हुआ, अगर कैसेट किसी भी वजह से आपका हार्ड है तो उस केस में आपका टेप एंटेंगल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा रीज़न ये रहता है कि जब आपने इसे प्ले किया तो अगर ये जो टेकअप पुल्ली है अगर ये खुद ही अगर कैसेट को पूरी तरह से अपने ऊपर नहीं लेगी तो उस केस के अंदर भी आपका जो कैसेट है वो यहीं पे निकलेगा, टेप निकल के यहाँ पे एंटेंगल हो जाएगा। अब इसको ठीक करने के लिए क्या किया जाएगा, सबसे पहले आप इसे ऑन कीजिए बगैर कैसेट के, और इसके ऊपर थोड़ा सा आप हाथ के साथ में प्रेशर देके रोकने की कोशिश कीजिए, क्योंकि स्पूल तो घूमेगा ये। अगर ये घूम रहा है, आपने इस पर प्रेशर दिया हाथ का, अगर हाथ का प्रेशर देते समय आपको महसूस हो रहा है कि ये आपके हाथ को जोर लगा रहा है ये स्पूल, और अगर तो ऐसा महसूस होता है तो इसका मतलब इसका टॉर्क जो है वो ठीक है। अगर आपने हाथ लगाया और ये स्पूल चलना बंद हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, टॉर्क इसका कम है। अगर टॉर्क कम है तो आपका जो कैसेट है उसके फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब कैसेट का हम लोगों ने देखा है C90 या C60 जो कैसेट्स होती हैं, जब शुरू करते हैं तो शुरुआती दौर के अंदर एक ही तरफ पे पूरा लोड होता है रिबन का, और एक स्पूल जो एकदम से खाली होता है। टाइमली 15-20 मिनट के बीच में जब इस साइड का स्पूल जो है कैसेट को लपेटता रहेगा और उसके ऊपर टेप जो है वो इकट्ठी होती रहेगी, तो बैलेंस जो है वो आपका इस तरफ से इस तरफ बढ़ जाएगा। तो जैसे ये वाला स्पूल में टेप आपका याद आएगा तो ये हैवी हो जाएगा। हैवी होने की वजह से ये जो आपका टेका पुल्ली है ये एकदम से रुकेगा, और रुकते ही क्या होगा कि ये वाला सेक्शन जो है ये तो टेप को रिलीज़ कर रहा है लेकिन आगे ये लपेट नहीं रहा, जिस वजह से आपका एकदम से टेप यहाँ पे फंसने की संभावना बन जाएगी। अब इसको साफ़ करना पड़ेगा आपको, क्योंकि टॉर्क जो है, टॉर्क बेसिकली क्या है कि इसे कपलिंग 3-4 गेज का कपल होने के बाद में इसका टॉर्क बनाया जाता है। सबसे पहले ये फ्लाईव्हील है, फ्लाईव्हील के ऊपर यहाँ से एक बेल्ट मोटर के ऊपर जाती है। तो आप जब टेप को ऑन करते हो तो सबसे पहले मोटर को सप्लाई जाती है, मोटर ऑन हो जाती है, ऑन होते ही इस व्हील को ये घुमाना शुरू कर देती है। इसी व्हील के साथ में ये एक और व्हील है जिसे आइडल व्हील असेंबली कहा जाता है। ये आइडल व्हील असेंबली जो है ये भी उसके साथ में रोटेट होना शुरू हो जाती है। जैसे ये रोटेट होती है तो बिल्कुल इसके ऊपर इस जगह को गौर से देखें तो यहाँ ब्रास का एक बुश लगा हुआ है। ये जो ब्रास का जो बुश है ये जब आप प्ले करते हो तो इसका अगर हम एक्शन देखें, ये देखिए, देख रहे हैं आप इसमें, ये देखिए इसमें बुश जो है ये आपकी इस पुल्ली के साथ में आके टच होता है। अब ये टच हो गया, अब टच होते जैसे आप नीचे से इसको घुमाएंगे तो आपकी जो पुल्ली है वो भी साथ में घूमना शुरू कर देती है। तो जैसे ये पुल्ली आपकी घूमेगी, देख रहे हैं घूम रही पुल्ली, तो ये जो टेकअप व्हील जब जैसे ही घूमना शुरू करेगा तो आपका टेप को ये अपने ऊपर लेना शुरू कर देगा। अब किसी वजह से इसके बीच में और इसके सरफेस के अंदर अगर किसी तरह का कोई फ्रिक्शन अगर कम हो गई है जिस वजह से ये आपका स्पूल को मूव नहीं कराएगा, तो इसको मूव कराने के लिए, इसकी टॉर्क को ठीक करने के लिए आप इस रबर को और इस बुश को और आपकी बेल्ट को और इनके जितने भी ये ग्रूव्स दिखाई दे रहे हैं आपको,
आइडल व्हील असेंबली के बीच में, मोटर की पुल्ली के बीच में और फ्लाई व्हील के बीच में ये ग्रूव जो दिखाई दे रहे हैं, इसके बीच में आप बेल्ट को निकाल के कॉटन की हेल्प के एसीटोन लेके आप इसकी सफाई करेंगे, इसकी और तीनों चीज़ों की। उसके बाद में आप उसी कॉटन और एसीटोन को लेके आप इस पोर्शन को क्लीन कीजिए। क्लीन करने के बाद में आप ये जो पुल्ली है, पुल्ली के ऊपर जो रबड़ लगा हुआ है, इस रबड़ को आप साफ़ कीजिए। साफ़ करने के बाद में आप इसे दोबारा से ऑन करके चेक कीजिए। अगर तो इसका टॉर्क ठीक हो गया है तो इसका मतलब है कि जो आपकी प्रॉब्लम टेप फंसने वाली थी वो आपकी दूर हो गई है। अगर उसके बावजूद भी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती तो उस केस के अंदर आप इस पुल्ली को रिप्लेस करेंगे और इस बुश को आप बड़ा ध्यान से देखेंगे। अगर इस बुश का कुछ पोर्शन अगर एक्स्ट्रा शाइन कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये वॉर्न आउट हो गया, तो आप इस बुश को नया डालोगे या क्लच को पूरे का पूरा का रिप्लेस करोगे। अब एक कॉमन प्रॉब्लम और आता है कि लोग नॉर्मली हम ये देखते हैं अपने टेप रिकॉर्डर्स के अंदर कि चलते चलते अचानक एक दिन साउंड जो है वो कम हो गया, या साउंड जो है वो डिस्टॉर्टेड साउंड, जिसे हम लोग डिस्टॉर्शन बोलते हैं, डिस्टॉर्टेड साउंड आ रहा है, या क्वालिटी ऑफ साउंड जो है वो इतनी बढ़िया नहीं होती। तो उस केस के अंदर सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो हमारी है हेड, क्योंकि हेड ही रिप्रोडक्शन करता है टोटल साउंड की। तो सबसे पहले आप जो है हेड या जो कैसेट आपने चलाई है, अगर उसी कैसेट के ऊपर बार बार आप सुन रहे हो, उसी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे पहले आप कैसेट को चेक करेंगे। कैसेट के अंदर एक प्रेशर पैड होता है, ये देखिए रिबन निकाला है मैंने। रिबन निकालने के बाद में इस जगह पे देखिए ये आपको ये एक पैड दिखाई दे रहा है, प्रेशर पैड। देख रहे हैं, जैसे मैं इसे नीचे की तरफ प्रेस करता हूँ तो ये एकदम से ऊपर की तरफ आता है और उसके ऊपर एक फेल्ट लगी हुई है और इस ब्रास का एक पत्ती है जिसके ऊपर ये फेल्ट चिपका हुआ है और इसको इस कैसेट की हाउसिंग के बीच में फिक्स किया गया। तो ये जो प्रेशर पैड है, जब आप इसके अंदर हेड लगाते हो तो ये हेड जब इसके बीच में जाता है तो ये प्रेशर पैड हेड के साथ में आपकी टेप को बराबरली रखने की कोशिश करता है। अगर किसी वजह से ये प्रेशर पैड ख़राब है, कई दफ़ा हमने देखा कि ज़्यादा यूज़ करने से प्रेशर पैड यहाँ से निकल भी जाते हैं। अगर प्रेशर पैड का प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब कि आपकी कैसेट प्रॉपर नहीं थी। अगर आपने देख लिया कि कैसेट तो आपका बिल्कुल ठीक है, कैसेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके बाद में आप सबसे पहले क्या है, अपना हेड का आप माना करेंगे कि हेड जो है वो ख़राब है या ठीक है। अगर तो आप एक्सपीरियंसड हैं तो आप इसके ऊपर अपनी फिंगर को अगर टच देंगे तो इससे भी आपको पता चल जाएगा कि आपका हेड जो है वो वॉर्न आउट हो गया या नहीं हुआ। वॉर्न आउट का कैसे मालूम पड़ेगा? जैसे ये चलेगा तो ये जो मेटेलिक पोर्शन ये घिसना शुरू हो जाएगा, वॉर्न आउट होगा। वॉर्न आउट होने से ये आपका एकदम यहाँ पे खड्डा सा दिखाई देना शुरू करेगा। अगर आप टच करेंगे तो इस पोर्शन पे आपको कुछ ना कुछ ऐसे लगेगा जैसे कुछ डीप इसके अंदर सरफेस बन गया और आपको यहाँ से एक कॉर्नर जो टच करना शुरू हो जाएगा फिंगर के ऊपर। तो अगर ऐसा महसूस हो तो समझ लीजिए कि आपका हेड जो वॉर्न आउट है। सेकंड जो है आपका, आप अपनी कॉटन के ऊपर थोड़ा सा एसीटोन डाल के इसके हेड के ऊपर आप थोड़ा सा इसको देखिए। देखते ही आप अगर चेक करेंगे तो कॉटन के ऊपर कुछ आपको ऑक्सीडेशन टाइप कुछ दिखाई देगा या कुछ भी ब्लैक कलर का गंद जैसे हेड के ऊपर जो डिपॉजिट हो जाता है वो उसके ऊपर आ जाएगा। तो उस केस में हेड भी आपका गंदा हो जाता है। तो उस केस के अंदर आप सिंपली से क्लीन कीजिए। और नॉर्मली हम लोगों को वैसे भी यूजर्स के ऊपर है, अगर काफ़ी चलाते हैं तो वीक में एक दफ़ा तो हमें ये तीनों चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी हैं। उसके साथ में ये कैप्स्टन जो है, इन तीनों और ये कैप्स्टन को आप हमेशा इसको क्लियर कीजिए। और अगर आपका हेड बिल्कुल घिस गया है और उसमें साउंड नहीं आ रही तो उस समय आपको राइट हेड डालने की ज़रूरत है। तो हेड को डालने से पहले आप इसका कोड देख लीजिए। कोड बिल्कुल इसके ऊपर प्रिंट होता है, ये देखिए कोड लिखा हुआ है इसके ऊपर। इसी कोड का आप मार्केट के अंदर से जाके इसी टाइप का आप हेड ला सकते हैं। या अगर ये कोड नहीं अगर आपके पास तो फिर आपको दो चीज़ें मेजर करनी होगी। एक तो इसका इम्पीडेंस देखना होगा और दूसरा इसका मैकेनिकल साइज़ देखना होगा। दोनों चीज़ें अगर बराबर हैं तो वो हेड आपके टेप रिकॉर्डर के लिए बिल्कुल सूट करता है। तो डालते समय जब आप इसे निकालेंगे तो सबसे पहले ये दो पॉइंट्स जो दो पिन्स आप देख रहे हैं बिल्कुल बैक साइड पे दो पिन्स हैं इसके। तो ये दो पिन्स, तो ये तो मोनो का है हमारा हेड। अगर ये स्टीरियो होगा तो दो की जगह पे चार होगा। तो इन चारों या दोनों पॉइंट्स के ऊपर से आप वायर्स को डिस्कनेक्ट कीजिए। डिस्कनेक्ट करने के बाद में एक इसमें से जो स्क्रू होता है वो एडजस्टेबल रहता है और एक स्क्रू जो है वो फिक्स होता है। तो जो फिक्स है उसे निकालिए।
एडजस्टेबल को आराम से खोल के इसके बीच में हेड को आप स्लाइड करके बाहर निकाल सकते हैं। अब जब आपने हेड नया डाला, हेड डालने के बाद में आप कनेक्शन करते समय इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि जो अर्थिंग का कनेक्शन है वो अर्थ की तरफ ही जाना चाहिए, ग्राउंड की तरफ जाना चाहिए, जो सिग्नल का है वो सिग्नल की तरफ ही जाना चाहिए। अब जब आपने ये फिक्स किया, फिक्स करने के बाद में ये वो जो एडजस्टेबल आपका स्क्रू लगा हुआ है, इसमें आप स्क्रू ड्राइवर डाल के आप इसको ऊपर या नीचे इसे टाइट करने की कोशिश करेंगे या लूज़ करने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर देखिए एक स्प्रिंग लगा हुआ है, ये एक स्प्रिंग लगा हुआ है इसके बिल्कुल नीचे इस जगह पे। ये जो स्प्रिंग है, इसी स्प्रिंग से इसका जो हेड का अलाइनमेंट है, हाइट कम करना या बढ़ाना, इसी स्प्रिंग के ऊपर फिक्स होने के बाद में आप जब भी इसे स्क्रू से टाइट करेंगे या लूज़ करेंगे तो आप देखिए इसके एक्शन देखिए, हेड ऊपर नीचे हो रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, ये हेड जो है ऊपर नीचे हो रहा है। अब ये जब ऊपर नीचे होता है तो उस समय बेसिकली हो क्या रहा होता है कि ये जो ट्रैक है जो मेरा टेप का, इसके अंदर दो लेफ़्ट और राइट और उसके साथ में ए और बी, दो पोर्शन है ए और बी। तो इसके बीच में अगर डिवाइडेड इस डाला जाए तो नीचे वाला पोर्शन जो है वो एक हो जाता है, ऊपर वाला पोर्शन अलग हो जाता है। जब तक ये पोर्शन ए और बी दोनों में से जो भी हम लोग सेलेक्ट किया और इस हेड के ऊपर अगर गौर से देखें तो इस जगह पे आपको छोटा सा बॉक्स दिखाई देगा एक, जिसमें एक कॉइल है जो हेड के अंदर रहती है। उस कॉइल के साथ में ये अलाइन होने की कोशिश करता है। तो जब तक अलाइनमेंट प्रॉपरली नहीं होगी आपके रिबन के साथ में, तब तक आपका साउंड क्वालिटी बढ़िया नहीं होगा। तो इसमें आप जब भी आप रिकॉर्डिंग ये हेड डालने के बाद में जब भी इसे अलाइन करने की कोशिश करें तो इसमें आप एक अच्छी हाई फ्रिक्वेंसी का कैसेट डालिए और उसके बाद में इसे अलाइन कीजिए। अलाइन करने के समय आप ध्यान दीजिए कि आपका जो साउंड की पिच है वो क्वालिटी ऑफ साउंड दोनों आपकी अच्छी होनी चाहिए, और जिस जगह पे आपको लगे कि इसकी क्वालिटी ऑफ साउंड बहुत अच्छी फिक्स होगी उस समय आप उसे फाइनल कर दीजिए। फाइनल करने के बाद में आप इसे यहाँ पे एक नेल पॉलिश या कोई भी पेंट, कुछ भी इस तरह का सॉल्वेंट लेके इस पर आप मार्किंग कर दीजिए ताकि वो बार बार मैकेनिकल एक्शन की वजह से लूज़ ना हो पाए। तो ये तो हमने देखा कि हेड को अलाइन कैसे किया जाता है और हेड किस केस में हम लोग रिप्लेस करते हैं। अब एक कॉमन प्रॉब्लम और आती है कि नॉर्मली हम लोग घरों के अंदर रिकॉर्डिंग्स नहीं करते हैं, क्योंकि आज की डेट में मार्केट के अंदर प्री रिकॉर्डेड कैसेट्स अवेलेबल हैं, जिस वजह से हम लोग रिकॉर्डिंग जो है घरों के अंदर टेप रिकॉर्डर्स की नहीं करते। जो आपका रिकॉर्डिंग प्लेबैक स्विच है जो सर्किट के अंदर ही लगा रहता है, सेट के अंदर ही लगा रहता है, क्योंकि एक काफ़ी टाइम में एक ही पोजीशन पे रहने के लिए वो उसके अंदर ऑक्सीडेशन आ जाती है, जिस वजह से आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है टोटल स्विच के अंदर। तो उस वजह से कई दफ़ा हमने देखा कि जब हम प्लेबैक करते हैं तो साउंड क्वालिटी जो है वो ख़राब हो जाती है। तो उसके लिए आप सिंपली इसमें एक स्विच है जिसे रिकॉर्डिंग स्विच बोला जाता है, उसे 2, 4, 5 दफ़ा ऊपर नीचे कर दीजिए, जिससे आपकी क्वालिटी ऑफ साउंड क्लियर हो जाएगी। तो आज हमने ये देखा है कि टेप रिकॉर्डर को मेंटेन करना सबसे ज़रूरी है, और मेंटेनेंस के लिए हमने 4 चीज़ें जो एलोकेट की थी वो एक था पिंच रोलर, आरपी हेड, इरेजर हेड और कैप्स्टन। आप उसको रेगुलरली साफ़ करते रहिए, जिससे आपका टेप रिकॉर्डर एकदम से हेल्दी और वेल्दी रहेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।